नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। संख्या पद्धति में आज हम लोग जिस टॉपिक पर विचार करेंगे वो है संख्या पद्धति का परिचय, यानी संख्या का परिचय करेंगे। स्थानीय मान, जातीय मान और संख्याओं का प्रकार। संख्याओं का प्रकार में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये जातीय मान जो है, जातीय मान का दूसरा नाम वास्तविक मान भी होता है। ठीक है, तो समझते हैं। परिचय मतलब संख्या। ये संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या, जैसे कि हम लोग जितना भी संख्या दुनिया में बना है वो कहाँ से बना है? ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसी संख्या से दुनिया का सारा संख्या जितना इन्फिनिटिव नंबर है हम बना सकते हैं। बस इसी में से एक से अधिक संख्या का उपयोग करके हम कई संख्या बनाते हैं। तो ये परिचय हो गया। और इस संख्याओं का जो समूह है, इस पूरे संख्याओं के समूह को, इसको क्या कहते हैं? इसको दार्शनिक संख्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। ये दार्शनिक संख्या हुआ, मतलब 0 से लेकर 9 तक में टोटल कितनी संख्या? 10 संख्या है, जिसमें 0 भी इंक्लूड होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दार्शनिक संख्या कहते हैं। तो ये दार्शनिक संख्या इसको कहते हैं। अब इसी में से हम किसी दो नंबर को यूज करके हम तीसरा नंबर बना सकते हैं। जैसे 1 और 0 का यूज करके 10 बना सकते हैं। अगर 2 टाइम्स इसको लिखेंगे 0 को तो 100 बन सकता है। इसी तरह से हम कई सारा संख्या इससे बना सकते हैं। तो इसी पे अब इसी संख्या से अलग अलग, इस संख्याओं में से जो है सबका अलग अलग प्रकार है। तो स्थानीय मान के बारे में हम लोग जानते हैं। परिचय तो बस यही हुआ कि इसको जो है, इस ग्रुप को 0 से लेकर 9 तक में टोटल 10 संख्या है, इस 0 को काउंटिंग करके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दार्शनिक संख्या कहते हैं। और दार्शनिक संख्या में अब हम लोग स्थानीय मान को जानते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? तो किसी भी बड़े नंबर को जब हम लोग लिखते हैं इस तरह से, तो जब इसको हम, इसका ये फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट डिजिट, इसको कहते हैं हम लोग इकाई, इसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, इस तरह से करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और जाते आगे जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें स्थानीय मान को, जिस तरह की ये पूरी एक संख्या है, ये पूरा एक संख्या है। अब किसी भी संख्या पर जब हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं तो वास्तव में वो संख्या किस जगह पर है वो चीज हम लोगों को पता करते हैं स्थानीय मान में। जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें अगर बोल दिया जाएगा कि 8 का, इसमें संख्या ये दी है 8 का स्थानीय मान लिखिए, में ये संख्या जो दिया है में 8 का स्थानीय मान क्या है? तो 8 कहां पर है? इसमें यहाँ देखना है। तो 8 जो है यहाँ पर लास्ट में है। तो अगर यहाँ से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख के स्थान पर यहाँ पर है 80 × 10 कितना होता है? 8 × 10 80 होता है, यानी कि 80 पर, मतलब यहाँ से 8 को लिखना है। और इसके स्थान पर, ये जो अपना स्थान पर है टोटल, ये जो है 10 लाखवां स्थान पे, 10 लाखवां स्थान पे, इसका मतलब यहाँ पर जब इसको अलग हम स्थानीय मान लिखते हैं इसका, तो इस सभी संख्याओं को अगर हम लोग हटा देते हैं तो इसके बदले में यहाँ पर हमको क्या लेना है? 0 लेना है। जिसके बाद जितनी भी संख्या है, इसके बाद टोटल 6 डिजिट है, तो टोटल हमको 6 0 यहाँ पर लेना है। तो ये हो गया 8 का स्थानीय मान। इस तरह जिसका भी बोलेगा, यहाँ पर बोला जाएगा 6 का स्थानीय मान कितना है? इसमें 2 6 आ गया, तो अगर 3 तो 6 है इसमें, तो तीनों 6 का स्थानीय मान अगर लिखना का कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 है, इस 6 का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस पर टोटल 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इस 6 का स्थानीय मान अगर लिखेंगे तो 6 के बाद यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा। और इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये 6 ही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है, ये यूनिट डिजिट पर है। तो इस तरह से जब भी स्थानीय मान दिया जाता है तो उसमें वो रिपीटेड संख्या नहीं रहता है। जैसे कि 8 का स्थानीय मान पूछे तो यहाँ पर 8 एक ही बार रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि 8 2 बार दे दिया जाएगा। इससे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 8 यहाँ पे 2 बार दे दिया गया है, और इसमें जब इस तरह का 2 बार दिया रहेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह नहीं रहेगा कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 का स्थानीय मान 2 बार आ रहा है, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। तो उसमें से क्या किया जाएगा कि इसमें क्वेश्चन बना देगा कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा।
ये सब पूछ सकता है। मानों का अंतर, अगर यहाँ पे इसको अगर क्वेश्चन बना दें तो 8 का स्थानीय मानों का अंतर क्या हो जाएगा, तो एक तो ये हो जाएगा बड़ा वाला संख्या 8 पर 50 और एक हो जाएगा ये 80। अब दोनों का अंतर हमको निकालना है, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान में कुछ है नहीं, बस जहाँ पे जिसका पूछा जाएगा उस चीज को लिख देंगे, उसके बाद जितनी डिजिट है उतना हम लोग संख्या लिख देते हैं। अब है जातीय मान, जिसको कि हम लोग वास्तविक मान भी कहते हैं। जातीय मान का दूसरा नाम है वास्तविक मान। जातीय मान या वास्तविक मान, ज्यादातर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है या स्थानीय मान जातीय मान को एक साथ दिया जाता है। जातीय मान क्या है, जैसे कि कोई भी नंबर से दिया हुआ है, इसमें बोला जाएगा कि 5 का जातीय मान क्या होगा। तो इसमें 5 का जातीय मान अगर पूछा जाएगा, मैं 5 का जातीय मान या फिर स्थानीय वास्तविक मान जो भी बोला जाएगा, तो 5 का जातीय मान मतलब सिर्फ उसी नंबर को लेना है। ये नहीं देखना है कि वो किस स्थान पर है, ये नहीं देखना है कि ये इकाई दशमलव सैकड़ा के स्थान पर है, बल्कि हमको ये देखना है कि ये 5 जो है बस 5 ही है और कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं, सिर्फ उसी को मतलब मान हम लिखना है। तो 5 का जो है जातीय मान क्या होगा, इसमें सिर्फ 5 जिसका पूछेगा। यहाँ पर अगर 8 का जातीय मान पूछेगा तो आंसर क्या होगा मेरा 8 होगा। तो इस तरह से ये जातीय मान होता है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोनों का रिलेशन करके कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। जैसे अंतर या जो कल कुछ भी दिया जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, में 4 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर होगा। तो हम लोग जानते हैं स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान 4 का होगा 400, 4 के बाद 2 डिजिट है तो इसमें 2 जीरो ले लिए, और 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा 4 ही। अब दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। जब माइनस इसको करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 396। तो 396 ही राइट आंसर है। तो इस तरह से हो गया स्थानीय मान और जातीय मान, कोई खास नहीं है दोनों में। इस तरह से कुछ क्वेश्चन हम लोग जब एक पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद कुछ 10-12 क्वेश्चन जो है इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। अब जो हम लोग संख्या का प्रकार को देख लेते हैं, क्योंकि संख्या तो हम लोग सीख गए संख्या क्या है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जातीय मान या वास्तविक मान किसको कहते हैं, जो दिया हुआ नंबर बस वही आंसर होता है मेरा। इस तरह का दूसरा क्वेश्चन और अगर हम लोग कोशिश करें लिखने का, एक सॉल्व कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन है कि 767421 में 7 का स्थानीय मान और इस स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं, और ये 4 का वास्तविक मान, इसमें दोनों अलग अलग कर दिया गया है कि 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे 2 7 आ गया, इसको हटा देता हूँ मैं। तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पर हो जाएगा 7 के बाद 000, और 4 का वास्तविक मान यानी कि 4 ही लेना है हमको, 4 का वास्तविक मान 4 ही लेना है और उसका आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। तो 4 का जो वास्तविक मान तो 4 ही होगा। अब इस दोनों संख्या को क्या करना है, जो दोनों संख्या मिला हमको क्या करना है, उसका योगफल निकालना है, मतलब उसको प्लस कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7004। तो ये हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम लोग संख्याओं का प्रकार को समझते हैं, सबका डिफिनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद इस पे जो भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने कुछ डेफिनेशन है,
प्राकृतिक संख्या का, जैसे प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती अगर बोला जाएगा कि गिनती कहाँ से शुरू होता है तो लोग क्या कहेंगे 1 से, मतलब किसी को अगर गिनती सुनाने के लिए अगर बोलो तो क्या बोलेगा, तो 1 से शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंत इसका नहीं है, इन्फिनिटी तक जितना दूर इसको लेके जाता है, ये अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी का ये सिंबल है। तो ये गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर हम गिनती 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 भी शामिल कर देंगे पहले, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब इसमें अगर इसी को देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है शुरू होता है 1 से, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुआ 1। और लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात हो जाएगा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है 0 होता है। अगर इसमें प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी होगा जो लास्ट वाली संख्या होगा, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंत है ही नहीं। तो अनंत हो गया, ये भी अनंत हो जाएगा, अनंत तक चलेगा दोनों। तो इसमें 0 हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगा, और ये 1 से शुरू हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आता है, अगर यहाँ पे हम किसी एक संख्या को चुन लें, जैसे कि मान लेते हैं कि 4। अब आपसे बोला जाएगा कि 4 क्या है, 4 प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 तो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 4 जो है वो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। और आगे भी देखेंगे कि 4 क्या क्या होता है। तो पहले सबका डेफिनेशन को सीख लेते हैं, उसके बाद सबका रिलेशन एक दूसरे में क्या है उस चीज को हम लोग डिटेल्स करेंगे अच्छी तरह से। तो सम संख्या क्या है, कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहता है। पूर्णतः विभाज्य का मतलब कि दिया गया संख्या को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो उसका रिमाइंडर का शेषफल 0 आ जाता है, यानी पूरा कट गया 0 आ गया, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे कोई भी नंबर है, यहाँ अगर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये पूरी तरफ से 2 टाइम्स से कट जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, उसे हम लोग पूर्णतः विभाज्य कहते हैं, तो उसको सम संख्या कहते हैं। और जो पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, पूर्णतः विभाज्य मतलब कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, जिसमें 2 से डिवाइड करने पर पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विभाज्य तो ये भी संख्या होगा, जैसे 9 को अगर बोलेंगे कि 2 से विभाज्य करो, तो क्या इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, ये पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगा। 2 से अगर डिवाइड करने के लिए क्या आ जाएगा, तो इसको हम 4 टाइम्स 8 कटा के, ये पूरी तरह से विभाज्य नहीं हुआ, इसमें रिमाइंडर बच गया। अगर डेसिमल में लाएंगे तो अलग संख्या चला जाएगा, डेसिमल संख्या जब पढ़ेंगे तो ये कि इसमें रिमाइंडर बच जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो ये विषम संख्या हो गया, तो ये होगी विषम संख्या। और कोई डिफिनेशन है उस चीज को भी लिख लेते हैं। अब है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, जो संख्या एक एवं स्वयं से यानी एक से और खुद से विभाज्य हो एवं 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या होता है, कोई भी नंबर को जो नंबर से उसको डिवाइड कर सकता है, उसको पूरी तरह से उसको विभाज्य कर देगा, वो सब संख्या क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर मेरे पास 8 है, 8 का गुणनखंड क्या होगा, यानी कि 8 को कौन से संख्या पूरी तरह से इसको विभाज्य कर देगा, तो 1 तो 1 से कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा पूरी तरह से, 4 से भी कट जाएगा पूरी तरह से, और 8 से भी कट जाएगा पूरी तरह से। इसका मतलब 8 का जो कितना गुणनखंड है, ये 8 का 4 गुणनखंड है, क्योंकि ये चारों ऐसी संख्या है जिससे अगर 8 में विभाज्य करेंगे, भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस तरह से वैसी संख्या जिसका सिर्फ उसका 2 ही गुणनखंड हो, और वो गुणनखंड कौन सा होगा, 1 और स्वयं। जैसे किसी एक नंबर की बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये 7, क्या 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 का अगर हम लोग विभाज्यता करने मतलब इसको चेक करने की कोशिश करें, इसका गुणनखंड, तो क्या होगा, एक 1 होगा और एक 7, इसके अलावा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 7 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। और इसका 2 गुणनखंड हो गया, 2 गुणनखंड होगा ही, बस एक ही नंबर से ऐसा होता है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें डाउट्स आता है 1 पे, अगर इस चीज को हम यहाँ ना लिखें, सिर्फ हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें कि जो संख्या 1 स्वयं से विभाज्य हो, तो इसको ये लागू कर रहा है, क्योंकि 1 जो है 1 से डिवाइड तो होगा ही, और फिर अपने से भी तो डिवाइड है, 1 इस पे डिवाइड है, 1 जो है अपने स्वयं से भी डिवाइड है, भाग लग जाएगा, और 1 से भी भाग लग जाएगा, जिसको अभाज्य संख्या कह सकते थे, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक वैसी संख्या है जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है।
ये संख्या ना तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो दूसरा नियम जो इसका है, इसका 2 गुणनखंड वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका 1 है, 1 से ही कटेगा। तो 1 को हम 10 बार थोड़ी लिख सकते हैं, एक तो अलग अलग थोड़ी एक ही चीज हुआ ये। तो 1 जो है वो सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड है, सिर्फ एक, और ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है। एक ही गुणनखंड होने की वजह से इसको जो है अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या 2 अभाज्य संख्या है? तो चेक करते हैं किससे किससे कटता है। तो 1 से भी कट रहा है और 2 से कट रहा है, और इसका 2 ही, और तीसरी संख्या किसी से नहीं कटा, खुद से कटा यानी स्वयं से और 1 से, और इसका 2 गुणनखंड है। इसका मतलब 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। और 2 का अपने आप में एक खूबी और भी है कि सिर्फ 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। इसके बाद जितने भी अभाज्य संख्या है सभी का सभी विषम संख्या होगा। तो इसको अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी एक संख्या को लिखें जो कि सम अभाज्य हो। तो आंसर क्या होगा? 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 क्या है? मेरा अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 भी है क्योंकि 1 से और 3 से कटेगा। 5 भी है, 1 से और 5 से कटेगा। 7 है, 1 से और 7 से कटेगा। 9 नहीं होगा क्योंकि ये 1 से कटेगा, 9 से कटेगा और 3 से भी कट जाएगा। इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो ये भाज्य में चल जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इस तरह से चलते जाएगा। जो जो संख्या का सिर्फ 1 से और अपने से कटे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, किसमें जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसमें 3 गुणनखंड हो, 4 हो जाए, 5 जितना भी हो जाए उसको हम लोग कहेंगे क्या? वो क्या है? भाज्य संख्या है। तो 1 को इसमें भी नहीं रखेंगे क्योंकि इसका तो एक ही गुणनखंड है। इसमें जो है 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सब ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंडों की संख्या जो है वो 2 से अधिक है। जैसे इसका 3 गुणनखंड है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसका भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ये भी 1 से, 2 से, 4 से और 8 से कट जाएगा। तो ये सब संख्या क्या कहलाएगा? मेरा ये भाज्य संख्या कहलाएगा। अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जिस संख्या को p बाय q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया। लेकिन पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दुनिया में जितनी संख्या है अगर उसमें से अपरिमेय को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या उसका क्या हो जाएगा? इसको ऐसे याद रख लेना है। इसको किस तरह से याद रखेंगे? तो अपरिमेय संख्या को हटा देना है। तो अपरिमेय संख्या 3 तरह का अपरिमेय संख्या होता है, उसको याद ही रख सकते हैं। एक तो पाई जो है, पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई जो है क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। और रूट के अंदर, जो रूट के अंदर ही रह जाएगा, रूट से बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि रूट 4 तो रूट से बाहर चला जाएगा, 2 बन जाएगा। तो जो रूट के अंदर रह जाए ये भी अपरिमेय संख्या है। और एक संख्या ऐसे जो कि डिवाइड करने के बाद ये डॉट 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 चलते रहे। 3 तरह का ही संख्या जो है इस तरह का देखा जाएगा तो ये अपरिमेय है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी संख्या है सब संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। इसको ऐसे याद रखना है। बाकी डिफिनेशन इस तरह याद रखना है, लेकिन समझने के लिए इस तरह। अब देखना इसमें क्या है कि पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 होता है। लेकिन अब ये बोला जाएगा कि 22/7 क्या है? ये तो पाई का वैल्यू है। 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब पाई का वैल्यू हम लोग निकालते हैं यानी इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं आएगा, मतलब शांत नहीं आएगा, ये चलते रहेगा। 3.14 इस तरह समथिंग ये चलते रहेगा। अंत इसका है ही नहीं, ये रिपीट नहीं होता है। इसको 50 अंक के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, मतलब ये अंत इसका नहीं होता है। इसलिए हमको ये पाई जो है, सिर्फ पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू अगर 22/7 लिखता है तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। उसी तरह से √2 जो है, कोई भी जो रूट से ना निकले उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन जब रूट से जो निकल जाएगा उसको परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं √9 है, इसको परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि ये रूट से इसमें ये बाहर हो जाता है। तो ये 3 तरह की संख्या, 3 तरह में से 2 ही तरह का संख्या। ये तो पाई को ऐसे याद रखेंगे कि पाई क्या अपरिमेय संख्या है। इसके बाद जितना भी रूट में संख्या है और जो इस तरह का संख्या, फिर अगर 2.66 देके छोड़ देंगे, 67 देके 2.67 देके अगर छोड़ देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता है।
लेकिन जब इसको हम डॉट डॉट में इसको और आगे बढ़ाते हैं तब तो इस तरह का डॉट डॉट दे देते हैं, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं 1/3, 1/3 जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन 1/3 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे 0.333, ये लास्ट इसका अंत होगा ही नहीं, इस तरह डॉट में चला जाएगा। और जहाँ डॉट आना शुरू हो गया इसी को हम लोग इस संख्या को क्या कहेंगे, ये अपरिमेय संख्या होता है। यानी इसी से ये नंबर बना है, लेकिन अभी ये जो है फिक्स है, ये आगे पीछे नहीं जा रहा है, इसलिए इसको परिमेय करते हैं। लेकिन ये बढ़ते जा रहा है, इसमें डॉटेड आ गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल जो है इसका परिमेय संख्या का हर तरह की संख्या हो सकता है। ये फ्रैक्शन में हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, रूट में भी जो रूट से बाहर निकल जाए वो भी हो सकता है, ये भी परिमेय संख्या है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या बाद जो रूट के अंदर ही रह जाएगा और जिसमें डॉट रहेगा, और ये पाई स्पेशल अपरिमेय संख्या, इसको याद रखेंगे। अब कुछ नोट्स है, इसको समझना जरूरी होता है। सम संख्या के बारे में, इस तरह विषम संख्या के बारे में भी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि दो सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी दो सम संख्याओं का योगफल वो सम होगा या फिर विषम होगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। कोई भी दो सम संख्या जो दो से पूरी तरह से कट जाता हो, कोई भी दो सम संख्या, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 + 4, ये दोनों सम संख्या है। जब इसको योग करेंगे तो क्या आएगा, 6 सम संख्या है, हमेशा सम ही आएगा। किसी भी दो सम संख्या को जब हम लोग प्लस करते हैं तो क्या आएगा, सम आएगा। किसी भी दो सम संख्या को अगर प्लस करते हैं तो सम ही आएगा। इसका मतलब इससे क्लियर हो गया कि दो संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा, सम संख्या ही होगा। ये सम संख्या ही होगा, चाहे इसको याद कर ले या फिर एग्जाम्पल लेके इसको खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो सम संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर भी सम होगा। चेक कर लेते हैं कैसे सम होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 8 - 6 2 बचेगा, 8 - 4 4 बचेगा, 8 - 2 6 बचेगा। तो दो सम संख्याओं का अंतर भी क्या आ रहा है, सम ही आ रहा है। दो सम संख्या का अंतर भी सम आ रहा है, दो सम संख्या का अंतर भी सम आ रहा है। तो दो सम संख्या का अंतर भी क्या होगा, सम ही होगा। और दो सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल भी सम ही होगा। दो सम संख्या का गुणनफल करते हैं तो ये क्या होगा, ये भी सम संख्या ही होगा। कोई भी दो सम संख्या को चेक कर लेते हैं, देखिए जैसे 2 × 4 8 होगा, 4 × 2 8 होगा, 4 × 8 32 हो गया। तो ये सब नंबर क्या है, सम संख्या है। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल भी सम संख्या ही होगा। अब दो सम संख्याओं का भागफल क्या होगा, तो भाग देने पर दोनों आ सकता है, ये सम भी हो सकता है या विषम भी हो सकता है, सम या विषम। देखते हैं चेक करके कैसे होगा। जैसे कि मान लेते हैं 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा, 4 आएगा। जैसे मान लेते हैं 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो एक बार मतलब ये सम संख्या आ रहा है, ये विषम संख्या। मतलब जब दो सम संख्याओं को हम लोग विभाज्य करते हैं तो वो दोनों आ सकता है, या तो सम संख्या आ सकता है या फिर विषम संख्या आता है। लेकिन जब जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुणा करेंगे तो सम को हमेशा सम ही आएगा और भाग में दोनों आ जाएगा। अगर यहाँ से हम विषम संख्या की बात करें कि दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, देख लेते हैं। तो दो सम संख्या का योग तो सम होगा ही, लेकिन दो विषम संख्याओं का योग भी सम ही होगा। जैसे दो कोई विषम संख्या, जैसे कि ये विषम संख्या है 1 और उसके बाद विषम संख्या क्या है 3, दोनों को जब योग करते हैं क्या आता है 4। कोई भी दो हम चेक कर लेते हैं, ये दोनों विषम संख्या, लेकिन दोनों को जोड़ते हैं क्या आता है, सम संख्या आता है। तो दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्या। अब अंतर देखते हैं। तो दो विषम संख्या का अंतर क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं 3 और 1 है, दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, विषम संख्या आ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं 11 है, 9 है, इसका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मान लेते हैं कि इसमें हम 7 माइनस कर देते हैं तो 4 आ रहा है। तो अंतर भी क्या आ रहा है, अंतर भी सम आ रहा है। मतलब दो विषम का अंतर भी निकालता है तो सम ही आता है।
सम संख्याओं का योग और अंतर दोनों सम ही आता है, लेकिन विषम संख्याओं का भी योग और अंतर सम ही होगा। लेकिन जब गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, दो विषम संख्याओं का जब हम लोग गुणनफल करते हैं तो वो क्या आता है, विषम आ रहा है। किसी को भी गुणनफल करके देख लेते हैं, कोई भी दो विषम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, विषम संख्या रहता है। मतलब सिर्फ विषम का गुणनफल में ही विषम होता है, और योगफल में और अंतर में क्या होता है, सम संख्या होता है। लेकिन जब दो विषम संख्याओं का हम लोग भागफल निकालते हैं तो क्या आता है, जैसे कि मान लेते हैं ये विषम संख्या है, डिवाइड किए 3 विषम संख्या आया, ये विषम संख्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो भी विषम संख्या आएगा। किसी भी जिससे जिससे ये डिवाइड हो रहा है तो विषम संख्या ही आ रहा है। तो विषम को डिवाइड करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। कोई भी विषम संख्या जो कि डिवाइड होने लायक हो, विषम संख्या को विषम संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो विषम ही आ रहा है। तो डिवाइड में क्या होता है, विषम संख्या सिर्फ विषम ही आएगा, विषम संख्या ही आएगा। मतलब दो विषम संख्या का विभाज्य करेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या का अविभाज्य हमेशा छोटी से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो ये हो गया विषम और सम संख्या। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।